हाय डियर एंड वेलकम बैक। सो आज एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअल में आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है। सो मैं आपको यहाँ वर्बल के अंदर इसको क्यों करा रहा हूँ, इससे पहले हमने सिलॉग अपना पढ़ा था। और सिलॉग और क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपके जितने भी चैप्टर्स आते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो, कोर्सेज ऑफ एक्शन हो, इन सब का टेस्ट बिल्कुल आपका सिलॉग की तरह ही होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट बिल्कुल सिलॉग की तरह होता है, बट वैसा सा ही ये चैप्टर होता है। सो इन चैप्टर्स को भी हम अपने वर्बल की सीरीज के अंदर ही करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एग्जामिनर चाहता है कि आप एक ऑफिसर की तरह सोचो। तो आपको बिल्कुल एक ऑफिसर की तरह सोचना है। और इन चैप्टर्स के अंदर होता क्या है, देखो मैं सारे ही चैप्टर्स जो मैंने आपके सामने 4 चैप्टर्स के नाम लिए हैं अभी, तो इनके मैं चारों का क्रक्स जो है आपको अभी दे रहा हूं। जैसे कि एक मुद्दा है हमारे पास, लेट्स से आर्टिकल 370, राइट। तो आर्टिकल 370 जो है हमारा, वो जब गवर्नमेंट को लगा कि हमें हटाना है, तो उससे पहले उन्होंने चीजें अज्यूम की होगी कुछ ना कुछ। मतलब कि हमारी अजम्पशंस वहां पे रही होंगी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के दिमाग में रात को आया और सुबह उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं हुआ होगा, राइट। देन उसके बाद जो भी हमारी अजम्पशन है, वहां पर उन्होंने कुछ उस अजम्पशंस के ऊपर एक्शंस परफॉर्म किए होंगे, मतलब कि बिल बना होगा, ठीक है, और बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया होगा, ये सब एक्शंस हो गए। देन उसके बाद जितने भी हमारे एक्शंस हैं, उनके ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमारे रहे होंगे, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहे होंगे। तो ये जो हमारे, सॉरी मैंने 4 चीज़ों का नाम ले दिया, जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं, ये प्रॉपर तीनों चैप्टर्स आपके क्रिटिकल थिंकिंग के ही पार्ट हैं। और इन चैप्टर्स का हमारा फ्लो किस तरीके से बढ़ने वाला है, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको मिलेंगे, 2 लेक्चर्स के अंदर हम अपना स्टेटमेंट और अजम्पशंस जो है कंप्लीट करेंगे, जिसमें से एक लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कौन सी हमारी वैलिड अजम्पशंस हैं, और दूसरे लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे कौन सी हमारी इनवैलिड अजम्पशन है, और हम इसके ऊपर भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद एक लेक्चर आपको जो है आपका कोर्सेज ऑफ एक्शंस के ऊपर मिलेगा, और एक लेक्चर आपको स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर भी मैं देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देखो यार, अब हो सकता है कि लेक्चर्स का फ्लो इस तरीके से आ जाए कि मुझे 2 भी बनाने पड़ जाए, ठीक है, तो वो हम डिसाइड करेंगे, बट मोटा मोटा आपका इसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर एक्चुअल में चीजें क्या होती हैं वो आपको पता चल गया होगा। हमारे पढ़ाने का अंदाज आपको पसंद आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब आज मैं आपसे बात करूंगा स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस की। और अजम्पशन देखो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि बच्चे अजम्पशन और कंक्लूजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो बच्चे, क्या होता है, जो भी आप स्टेटमेंट कहते हो, ठीक है, उस स्टेटमेंट को कहने से पहले क्या सोच रही होगी, मैं हिंदी में लिख रहा हूं इसको जानबूझ के, वो सोच ही हमारी अजम्पशन है। फिर आपने स्टेटमेंट्स जो कह दिए, वो कहने के बाद उनके ऊपर आपने जो एक्शंस परफॉर्म किए हैं और वहां से जो कंक्लूजन निकाला है, वो आपका कंक्लूजन वाला पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा विराट कोहली आ ही गया है, अब इंडिया मैच जीत जाएगी। तो ये बात जो मैंने स्टेटमेंट कही है, आपने क्या किया, आपने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो ये स्टेटमेंट जब मैंने कही कि विराट कोहली आ गया है, इंडिया मैच जीत जाएगी, आपने ताली बजाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में पहले से वो बात आपने अज्यूम की हुई थी कि विराट कोहली एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तभी आपने जो है एक्शन परफॉर्म कर दिया। तो वही सोच के ऊपर हमें जो है काम करना है। और आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जो आप जब भी आप स्टेटमेंट और अजम्पशन वाले क्वेश्चंस परफॉर्म करोगे, तो आपको एक स्पीकर बन के वहां पे सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि आप अगर इस बात को बोल रहे हो, तो बैक एंड माइंड पर आपके क्या बात चल रही है। तो अजम्पशन मतलब पूर्व धारणा, जो चीज आप पहले से अज्यूम कर चुके हो उसको हम अजम्पशन कहते हैं। मतलब कि समथिंग दैट यू एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट एनी क्वेश्चन और प्रूफ, उसको हम अजम्पशन कहते हैं। क्लियर है ये बात, बात आगे समझ में? अच्छा जी, तो हमारे कुछ वैलिड अजम्पशंस क्या क्या होती हैं, अब मैं आपसे उनकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले सलाह, जब आप किसी को एडवाइस देते हो तो उसके पीछे आपकी क्या क्या अजम्पशन होती है, मैं आपको बता देता हूं। देखो एक स्टेटमेंट कही है, एज फार एज आई कंसर्न यू शुड एग्जामिन योर चाइल्ड बाय अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ए टेल्स टू बी। ए ने बी को कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बच्चे को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इसके पीछे की अजम्पशंस क्या दी हुई हैं,
अब हमें देखने की वैलिड अजम्पशन है या नहीं है। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर एबल टू डायग्नोस बेटर देन ऑर्डिनरी डॉक्टर्स। एक बात बताओ, अगर आप किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हो और आपने ये एडवाइस दे दी, मतलब एक स्टेटमेंट कह दी कि मुझे लगता है कि आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए अपने बेटे को या अपने बच्चे को, आपने किसी बी पर्सन को कह दिया ऐसा, तो आपके बैक एंड माइंड पे ये बात जरूर रही होगी ना कि हाँ, जो भी वो सिचुएशन है वहां पर जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो एक ऑर्डिनरी डॉक्टर से ज्यादा बेटर क्योर कर पाएगा, तभी आप उसको एडवाइस दोगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वैलिड अजम्पशन होगी। और आपके दिमाग के पीछे ये भी जरूर चलेगा कि बी जो है वो ए की एडवाइस मानेगा। अगर आप किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हो तो आपके बैक एंड माइंड पे ये बात जरूर चलेगी कि हाँ वो मेरी बात मानेगा, तभी आप किसी को एडवाइस देते हो, अदरवाइज आप एडवाइस नहीं देते हो। तो मेरा ऑप्शन बी भी जो है ये एक वैलिड अजम्पशन हमारी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जहां पे कुछ पॉसिबिलिटी और एक पॉसिबल इंटेंशन हमारा होता है, वहां भी हमारी एक वैलिड अजम्पशन होती है। मतलब कि हर एक चीज के अंदर आप स्पीकर बन के सोच लो, आपको आपके सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। द बुक इज इंटेंडेड टू गाइड द लेमन टू स्टडी योगा इन द एब्सेंस ऑफ अ टीचर। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी को ये कह रहे हो कि ये जो बुक है वो इस तरीके से बनाई गई है कि एक जो पर्सन है वो बिना टीचर के भी योगा सीख सकता है, तो अब आपको देखना है कि इसके बैकएंड पे जो इसने एजम्पशन दिए क्या वो वैलिड है या नहीं है। वो कहता है दैट टीचर ऑफ योगा में नॉट बी अवेलेबल टू एवरीवन। बिल्कुल सही बात है भाई। एक बात बताओ, अगर आप किसी को कह रहे हो कि ये जो बुक है ना भाई ये बिना टीचर के भी की जा सकती है, तो मतलब कि आपके दिमाग में ये बात जरूर रही होगी कि योगा टीचर हर जगह अवेलेबल नहीं होते, तभी ये बुक बनी है। तो ये जो है एजम्पशन बिल्कुल ठीक है। यू कैन बी लर्न, नहीं ये थोड़ी सी गलत हो गया भाई, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए योगा, योगा कैन बी लर्न, ये लर्न ठीक था भाई हमारा। ठीक है, योगा कैन बी लर्न, एक सेकंड, ये वाला योगा नहीं आएगा, योगा कैन बी लर्न विद द हेल्प ऑफ अ बुक। ये भी हमारी एजम्पशन बिल्कुल ठीक है भाई। अगर आप किसी को कह रहे हो कि ये बुक जो है योगा जो है इस बुक के हेल्प से बिना किसी टीचर के सीखी जा सकती है, तो इसका मतलब ये है कि योगा जो है बुक की हेल्प से सीखी जा सकती है, तभी आप किसी को जो है ये स्टेटमेंट कह रहे हो। तो ये हमारी एक वैलिड एजम्पशन हो गई। ठीक है, कुछ चलते प्रीवियसली अज्यूम। देखो हर किसी केस के अंदर आपको ये लगेगा कि हाँ सारी बातें एक जैसी तो है, एक जैसे ही बात है, बस आप जो है वहां पे स्पीकर बन के उस बात को जो स्टेटमेंट उसको कह दो, और वो जो अजम्पशन आपको दे रहा है, ये जो अजम्पशन उसने दी है उसको सोचो कि क्या ये अजम्पशन हो सकती है, आप सही जगह पहुंच जाओगे। बस इतनी ही कहानी है। देखो कहता है द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी हेल्ड आफ्टर 1 ईयर। अगर आप ये स्टेटमेंट कह रहे हो तो क्या बैकएंड पे आपकी ये बातें चलेंगी, सोचना है, देखना है भाई। द इंस्टीट्यूट विल रिमेन इन फंक्शन आफ्टर 1 ईयर। एक बात बताओ, मान लो सरकार आई, ठीक है, कोई रिप्रेजेंटेटिव आया, उन्होंने अपना बजट पेश कर दिया, ठीक है। अब बजट पेश कर दिया तो एंड के अंदर जो है वो जो पर्सन है वो ये कहते हैं कि ये हमारा इस साल का बजट है, अगले साल का बजट हम आपको नेक्स्ट ईयर बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्म हम आपको देंगे, हम नेक्स्ट ईयर का बजट भी देंगे। जब उन्होंने ये लास्ट लाइन कही कि नेक्स्ट ईयर का बजट हम आपको देंगे, तो जाहिर सी बात है बैकएंड पे उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि भाई नेक्स्ट ईयर भी उनकी सरकार काम करेगी, ये धरती भी रहेगी, यहाँ पे लोग भी रहेंगे और ये यूनिवर्स वगैरह सब कुछ चलेगा, तभी वो बजट पेश कर पाएंगे ना। तो द इंस्टीट्यूट विल रिमेन इन फंक्शन आफ्टर 1 ईयर, ये बिल्कुल वैलिड अजम्पशन है, तभी वो ये स्टेटमेंट कह रहे होंगे, है ना, कि नेक्स्ट ईयर जो है गवर्निंग बॉडी की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी गवर्निंग बॉडी की वो अगले साल होगी, मतलब वो जो इंस्टीट्यूट होगा वो अगले साल काम करेगा, ये वैलिड अजम्पशन है। ऑल मेंबर्स विल बी प्रेजेंट आफ्टर 1 ईयर। एक बात बताओ, क्या इस वाली स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट आपको कही है, क्या यहाँ पे मेंबर्स की बात हुई है? कहीं पर भी मेंबर्स की बात नहीं हुई है, तो ये हमारी एक इनवैलिड अजम्पशन होगी, ये हमारी वैलिड अजम्पशन नहीं है। ठीक है, बात आ रही समझ में? चलते हैं आगे। एक होती है हमारी कॉज एंड इफेक्ट वाली रिलेशनशिप। देखो एक कॉज और इफेक्ट दे रखा है यहाँ पे, कॉज इफेक्ट आपको दे रखा है कि अगर स्नो हुई तो ही आप स्नोमैन बना पाओगे। देखो यहाँ पे कॉज क्या है, कॉज हमारा ये है कि अगर आपकी स्नो गिरी तो उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट यह है तो ही आपका स्नोमैन बन पाएगा। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट के अंदर देखो, मैं आपकी अगर स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या होगा, कभी कभी कॉज भी दिखेगा उसके साथ इफेक्ट भी दिखेगा, कभी कभी आपको स्टेटमेंट के अंदर कॉज नहीं दिखेगा लेकिन उसका इफेक्ट दिखेगा, कभी कभी आपको स्टेटमेंट के अंदर कॉज दिखेगा लेकिन उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जब भी आप इनकी अजम्पशन की बात करोगे तो आपको उसका कॉज भी दिखेगा, आपको उसका इफेक्ट भी दिखेगा। कंफ्यूजन हो गई ना? अब देखो क्लियर करूंगा। देखो एक स्टेटमेंट दी, द गर्ल इज टू क्लेवर टू फेल इन द एग्जामिनेशन,
वो लड़की इतनी चालाक है कि वो एग्जाम में फेल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कॉज क्या दिखा बच्चे, आपको कॉज दिखा है कि यहाँ पे लड़की बहुत ज्यादा क्लेवर है, बहुत ज्यादा चालाक है, और उसका इफेक्ट क्या दिखा कि वो एग्जाम में फेल नहीं हो सकती। ये उसका इफेक्ट दिखा स्टेटमेंट के अंदर। अब उसका अजम्पशन देख लेते हैं, वेरी क्लेवर गर्ल डू नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। एक बात बताओ, अगेन कुछ कुछ मत देखो, कॉज इफेक्ट छोड़ो, एक स्पीकर बन के बोलो इस बात को। आप ये बात बोल रहे हो कि एक लड़की इतनी चालाक है भाई कि वो एग्जाम में फेल नहीं हो सकती, इसका मतलब आपके बैक एंड पे क्या ये बात अज्यूम आप करोगे कि जो चालाक लड़कियां होती हैं वो एग्जाम में फेल नहीं होती? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो लड़की इतनी चालाक है वो एग्जाम में फेल नहीं हो सकती, मतलब कि वो डम नहीं है। ये एक वैलिड असम्पशन है हमारी। बात आगे सर में एक स्टेटमेंट देता हूं फिर से, दीज एप्पल्स आर टू, यहां पे टू ऐसे आएगा, दीज एप्पल्स आर टू एक्सपेंसिव टू बी बैड। आपने यहां पे आपको कॉज मिल गया कि वो इतने महंगे हैं कि वो खराब हो ही नहीं सकते। आप यहां पे एक स्पीकर बन के इस बात को बोलो और अपने बैकएंड पे सोचो कि क्या ये वाली स्टेटमेंट होगी आपके बैकएंड पे चलेगी। आप किसी को कह रहे हो कि ये सेब इतने महंगे भैया कि खराब हो ही नहीं सकते, तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी हायर क्वालिटी मींस हायर प्राइस। अच्छी क्वालिटी का मतलब है आपको ज्यादा दाम पे करना पड़ेगा। तो ये एक वैलिड असम्पशन है बच्चे हमारी। बात आ रही है समझ में? तो यहां पे हमें कॉज और इफेक्ट स्टेटमेंट के अंदर दोनों चीजें दिख रही है। भूल जाओ कॉज एंड इफेक्ट, मैं कह रहा बस स्पीकर बन जाओ, स्पीकर बन के बोलो। बैकएंड पे अगर आपको लगता है कि हाँ वो चीज बैकएंड पे चलेगी तो वैलिड असम्पशन है, अदरवाइज नहीं है। इतनी ही कहानी है बस। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। नो कॉज बट इफेक्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर आपको कॉज नहीं दिखेगा बस, बट उसका इफेक्ट जरूर दिखेगा। देखो, इन स्पाइट ऑफ हाई सिक्योरिटी मिनिस्टर वॉज मर्डर्ड लास्ट नाइट। मतलब कि सिक्योरिटी थी वहां पर और फिर भी जो है वहां पे मर्डर हो गया। तो यहाँ पे मर्डर होने का कोई कॉज नहीं था, देख रहे हो, आपको कॉज नहीं दिख रहा बट उसका इफेक्ट जरूर दिखा कि हाँ मर्डर हो गया। तो अजम्पशन के अंदर देखो उसको कॉज और इफेक्ट दोनों दिखेगा। यूजुअली इंसिडेंट्स लाइक मर्डर डज नॉट टेक प्लेस इन हाई सिक्योरिटी, कि भाई अगर आपकी हाई सिक्योरिटी है तो इसका इफेक्ट ये होगा कि आपका मर्डर नहीं होगा। तो एक बात बताओ, आपको मत देखो कॉज एंड इफेक्ट, आप ये देखो स्पीकर बन जाओ। आपने बोला किसी को इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी फिर भी जो है मिनिस्टर साहब का मर्डर हो गया, तो आपके ब्रेन के अंदर ये बात कहीं ना कहीं होगी कि जहां पर हाई सिक्योरिटी होती है वहां पर मर्डर नहीं होते। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वैलिड स्टेटमेंट हो गई। बात आ गई समझ में? तो हमने निचोड़ पता है क्या निकाला है, मैंने आपको स्टेटमेंट पहले ही कह दी थी, स्पीकर बन जाओ और बैकएंड पे सोचो क्या ये बात चलेगी या नहीं चलेगी। फिर तीसरी बात हमने कही थी कि आपको कॉज दिखेगा बट उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो स्टेटमेंट देखते क्या कहता है, ऑल्दो द सिटी वॉज अंडर द नी डीप वाटर फॉर 4 days इन मॉनसून देयर वॉज नो आउटब्रेक ऑफ क्लोरा। देखो यहाँ पे कॉज दिखा आपको कि बारिश हुई है, मॉनसून है, जो सिटी है वो घुटनों तक भरी हुई है पानी से, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं दिखा कि कहीं भी आपको क्लोरा नहीं मिला। ठीक है, तो अगर आप अगेन भूल जाओ कॉज इफेक्ट, आप बस स्पीकर बन जाओ, बन गए, बोल दिए स्टेटमेंट कि भाई सिटी जो है वो बिल्कुल मॉनसून के कारण जो 4 दिन से पानी में लबालब घुटनों तक भरी हुई है लेकिन क्लोरा नहीं हुआ। तो आपके बैक एंड माइंड पे क्या ये स्टेटमेंट चलेगी, वाटर लॉगिंग यूजुअली लीड्स टू क्लोरा, जो जहां पर पानी इकट्ठा होता है वहां पे अक्सर जो है वो क्लोरा होता है। तो जाहिर सी बात है हमारी वैलिड स्टेटमेंट है, ये आप सोचोगे तभी ना आप ये बात बोलोगे। ठीक बात है, तो कॉज इफेक्ट ये सब भूल जाओ, बस स्पीकर बन जाओ और सोचो उस बात को। आगे चलते हैं। वैलिड असम्पशन में देखो, कभी भी जब आपको एडवर्टीजमेंट नोटिस और अपील्स मिलते हैं तो किस तरीके से वहां पे जो है एक वैलिड असम्पशन होती है। तो एक बैंकिंग क्रॉनिकल सर्विसेज का एक एडवर्टीजमेंट है भाई, वो कहते हैं द ओनली मैगजीन दैट गिव्स एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स ऑन रीजनिंग एंड क्विकर मैथ्स। तो उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाला कि एक यही मैगजीन है जो कि बहुत बढ़िया आर्टिकल्स जो है वो रीजनिंग और क्विकर मैथ्स पे निकालती है। आपने मान लो कि आप अगर इस बात को स्पीकर बन के बोल रहे हो तो क्या ये बातें जो नीचे कही हैं ये दोनों वैलिड असम्पशन होंगी या नहीं होगी? तो अगर आप ये कह रहे हो द एडवर्टीजमेंट विल हैव सम इफेक्ट ऑन दोज हु रीड इट, एक बात बताओ, अगर आप कहीं एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में बैकएंड पे चलेगा ना कि जो इसको पढ़ेगा उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। भाई अगर ये बात आप सोचोगे नहीं तो फालतू में ऐसी एडवर्टीजमेंट निकालोगे कि चलो पैसा ज्यादा आ रहा है एडवर्टीजमेंट देते, ऐसा थोड़ी होता है। जाहिर सी बात है कि हमारा बिल्कुल वैलिड असम्पशन है, आप एक ये चीज अज्यूम करोगे कि ये जो एडवर्टीजमेंट दूंगा लोगों को पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, पीपल लुक फॉरवर्ड टू एक्सक्लूसिव आर्टिकल ऑन रीजनिंग एंड क्विकर मैथ्स। अगर आप कहीं पे आर्टिकल दे रहे हो
तो जाहिर सी बात है आप ये चीज़ सोचोगे कि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, लोग जो है रीजनिंग और क्विकर मैथ्स पे आर्टिकल पढ़ना पढ़ना जो है वो पसंद करते हैं, तभी ना आप आर्टिकल दोगे। तो ये बात बिल्कुल एक वैलिड अजम्पशन के अंदर हम आती है। ठीक है, अब नोटिस को समझ लेते हैं। तो नोटिस एक स्टेटमेंट दी गई है भाई नोटिस पे कि फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स इट हैज बीन मेड कंपलसरी फॉर एवरी वर्कर टू सबमिट अ डेली रिपोर्ट नोटिस इशूड बाय अ कंपनी। एक बात बताओ, आप जो है एक नोटिस देते हो अपने कंपनी में, मतलब सभी एम्प्लॉयज़ को, तो बैकएंड पे आपके क्या ये दो चीज़ें रहेंगी, ये देखना है हमें। द नोटिस विल रीड बाय द वर्कर्स। एक बात बताओ, अगर आप कहीं पे नोटिस लगा रहे हो तो यही सोच कर तो लगाओगे ना कि ये नोटिस जो है हम आपके जो वर्कर्स वो पढ़ेंगे। आप ये सोच रहे हो कि नोटिस वर्कर्स पढ़ेंगे नहीं, बस लगा देते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा एक वैलिड अजम्पशन हो गया। कहता है द डेली सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट्स बाय द वर्कर्स विल प्रूव बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। कहता है कि जो डेली सबमिशंस होगा वो कंपनी के हित के लिए होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ये नोटिस लगा रहे हो, नोटिस के अंदर ये लिख रहे हो, तो आपके बैक एंड माइंड पे बात जरूर रहेगी कि कंपनी का हित इस बात में ज़रूर है कि डेली नोटिस जो सबमिशन है उससे कंपनी की ग्रोथ होगी। तो बात बिल्कुल एक हमारा वैलिड असम्पशन है ये। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे। तीसरी बात जो मैंने अपील की कही थी, अगर आप किसी से अपील कर रहे हो कि डोनेट मनी फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स, ठीक है, आपने अपील की कि जो अर्थक्वेक विक्टिम्स है उसके लिए पैसा इकट्ठा करो, तो आप किसी से अपील कर रहे हो और ये स्टेटमेंट जब बोल रहे हो तो बैक एंड पे क्या ये दो बातें रहेंगी। कहते हैं द अपील विल हैव सम इफेक्ट ऑन पीपल। जब आप किसी से अपील कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ना, आपके दिमाग के पीछे ये तो रहेगा ना कि लोग मेरी बात मानेंगे, लोगों पे कुछ अफेक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल बात ठीक है। कहता है फिर सेकंड कहता है देयर हैज बीन एन अर्थक्वेक एंड द कंडीशन ऑफ द अर्थक्वेक विक्टिम इज पिटिएबल। जो जब आप किसी से अपील कर रहे हो तो वो तभी कर रहे हो ना कि कहीं पर अर्थक्वेक आया है और वहाँ पे लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तभी आप अपील करोगे। तो ये वाला भी हमारा क्या है, एक वैलिड असम्पशन होगी। बात आई समझ में? अब बात करते हैं आपसे कुछ चीज़ें आपको एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की तरफ लेके जाती है। अगेन कुछ नहीं है सारी चीज़ें, बस एक स्पीकर बन जाओ और बोल दो और बैक एंड पे सोचो क्या ये होगा या नहीं होगा, बस इतनी कहानी है। कहता है अगर आपने एक स्टेटमेंट बोल दी लव मैरिजेस मोस्टली एंड इन डाइवोर्स, भाई इसको दिल पे मत लेना कि लव मैरिज जो है बिल्कुल ही हमेशा डाइवोर्स के अंदर जो है उनका खत्म होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल मैंने डाल दिए। ठीक है, तो अजम्पशन आपको देखने क्या ये दो अजम्पशन वैलिड होंगे या नहीं होगी। कहता है लव मैरिजेस डू टेक प्लेस। भाई अगर आप किसी को कह रहे हो, ये बात कह रहे हो कि लव मैरिज जो है वो अक्सर जो है डाइवोर्स के अंदर एंड करती हैं, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में रहा होगा कि लव मैरिज जो है वो होती है, तो ये एक वैलिड अजम्पशन होगी। देयर आर केसेस ऑफ डाइवोर्स, जाहिर सी बात है आप बिल्कुल सोचोगे कि हाँ डाइवोर्स के केसेस होते हैं, तभी आप जो है ये स्टेटमेंट बोलोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है अब नॉन एग्जिस्टेंस की बात करता हूँ तो एक स्टेटमेंट कही है देयर द कंपनी विल नॉट गो इनटू प्रॉफिट अनलेस अ फॉरेन ट्रेड मैनेजर इज ब्रॉट। आप अगर ये बात स्पीकर बन के कह रहे हो तो क्या आपके बैक एंड माइंड पे ये चीज़ चलेगी? एट प्रेजेंट देर इज नो फॉरेन ट्रेड मैनेजर इन द कंपनी। एक बात बताओ, आप कह रहे हो कंपनी के अंदर कि भाई हमें जो है एक फॉरेन ट्रेड मैनेजर की ज़रूरत है, तो वो आप तभी बोलोगे ना जब कंपनी के अंदर कोई फॉरेन ट्रेड मैनेजर नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वैलिड अजम्पशन हो गया। बात आ गई समझ में? क्लियर है? तो आज हमने वैलिड अजम्पशंस जाने हैं कि वैलिड अजम्पशंस हमारे क्या होते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपसे बात करूंगा इनवैलिड अजम्पशंस की, और फिर हम स्टेटमेंट और अजम्पशंस के ऊपर अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपने सेशन को एंजॉय किया है या नहीं किया है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।